Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapith, Faculty English. Students, हम लोगों ने टेंस में दो पार्ट पढ़ चुके हैं जो सब पार्ट हैं। किसी भी टेंस के आपके चार पार्ट होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और कॉन्टीन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी जैसे अदर टेंस आपने पढ़ा है, सेम वही टेंस, सेम वही प्रोसेस, सारे प्रोसेस वही अडाप्ट करने हैं। केवल इसकी भी हेल्पिंग वर्ब और थोड़ी सी इसकी आइडेंटिटी में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वन थिंग मोर, जितने भी चीज़ें आपको एक्सरसाइज के रूप में दी जा रही हैं, वो एक्सरसाइज आप हर हालत में अपनी रियल कॉपी में, ऐसा नहीं है कि आप रफ में करके रख दो, रियल कॉपी में डेट वाइज होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी कॉपी नोटबुक आपको यहाँ पे मांगा जाएगा स्कूल में, तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए कि आप उसे रफ में करके रखे रहो और फिर बाद में कहोगे सर अभी इसमें नहीं किया है। तो ठीक है, चलते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ लेकर के। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप किसी चीज़ की आइडेंटिटी करो, दो तरह की आइडेंटिटी होती है। एक तो आइडेंटिटी होती है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में जिन वर्डों को हम देखते हैं हिंदी वाक्यों में, जो ट्रेडिशनल वे है अभी तक आज हम पढ़ते आए हैं। दूसरा जो तरीका है, जो हमारी मेन हेडिंग है, उस हेडिंग को समझ लीजिए और सेंटेंस में कुछ भी है उसे आप उस हेडिंग के हिसाब से अगर आप कसने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। होता क्या है, अभी तक केवल टेंस ही मेन माना जाता है। लड़कों के दिमाग में होता है कि टेंस अगर आ गया तो ट्रांसलेशन आ गया। निश्चित रूप से टेंस अगर आ गया तो फाउंडेशन आप तैयार कर लोगे, लेकिन ट्रांसलेशन आ जाए इसकी गारंटी टेंस के ऊपर नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको कई चीज़ें और कई टर्म पढ़ने होते हैं, क्लासेस होते हैं, आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। उसमें एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत नेसेसरी है। प्रारंभिक के वीडियो में, प्रायर वीडियोस में हमने कुछ शायद नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड और एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने दिया था, लेकिन आगे हम पुनः उस चीज़ को रिपीट करेंगे जिससे आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आज का आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने अभी क्या कहा कि पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं। हेडिंग क्या बोल रहा है? प्रेजेंट मीन्स हुआ वर्तमान, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, पूर्ण, और टेंस मीन्स टाइम। यानी इस टेंस में जिस कार्य को हम दिखाते हैं वो ये बताता है कि अभी अभी जस्ट वो कार्य पूरा हुआ है, नेक्स्ट तुरंत अभी कुछ देर हुआ है कि वो कार्य कंप्लीट हो गया है। और वैसे जनरल आइडेंटिटी अगर हम लेते हैं, जनरल आइडेंटिटी तो जनरल आइडेंटिटी में अक्सर इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुकी है, चुका है, चुके हैं, या आ, ई और ए की मात्रा आती है लास्ट में। लेकिन आ, ए की मात्रा किसके साथ आएगी? है के साथ। लास्ट में है लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। आज मैं इसी तरह का सेंटेंस उठाऊंगा, ये सेंटेंस नहीं उठाऊंगा। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तब भी ये मात्राएं आ रही थी, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें बताया था कि उसमें था शब्द या तो छुपा होगा, इसमें है शब्द छुपा होता है। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। दूसरा पॉइंट जो आपका है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हर टेंस में अलग अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है? हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर एंड प्लूरल।
जब परफेक्ट है तो परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, और उसे हम परफेक्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एक दिन मैंने उसको बताया था आप लोगों को किसी टेंस को पढ़ाते समय कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आप बोलते हो, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, और कंटिन्यूअस में जो आईएनजी फॉर्म आप लगाते हो उसे हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं या तो आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो इसे हम केवल थर्ड फॉर्म ही ना बोल करके परफेक्ट फॉर्म बोलेंगे, परफेक्ट फॉर्म के नाम से ज़्यादा जानेंगे। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरा पॉइंट क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे देखो किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, ये तो सब चीज़ों का स्थिर है, सारे टेंस का, सभी टेंस का ये स्थिर है, हेल्पिंग वर्ब स्थिर है, पहचान स्थिर है, लेकिन ये वर्ब की फॉर्म बदलती रहती है। फार्मूला सबका एक ही है, किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब टेंस के अनुसार बदलता जाता है, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। एक सेंटेंस यहां पे लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। अब देखो इसमें चुका चुकी नहीं है, लेकिन ई की मात्रा आई है लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अभी अभी कुछ देर पहले, कुछ टाइम पहले ढेर सारी पुस्तकें खरीदी हैं। तो ये क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चाहे चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, आ ई ए की मात्रा आए, लास्ट में है आए, या हो सकता है कि ये है लास्ट में ना भी आए, लेकिन उसके सेंस को आपको पकड़ना होगा। ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस के बारे में जानते हो कि जब आप टेंस करते हो तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चार तरह के सेंटेंस आप करते हो। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक। स्पेलिंग ध्यान रखना, IRAFFAR कुछ बच्चे लिख देते हैं, गलत है। AFFIR उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, MATIVE, अफर्मेटिव। तो उसने, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? उसने की अंग्रेजी थर्ड पर्सन है, ही, सिंगल है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या लगाएंगे? हैज, ही हैज। वर्ब क्या है? खरीदना, खरीदने की इंग्लिश बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। ही हैज बॉट, क्या खरीदी है? बहुत सी पुस्तकें, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बॉट मेनी बुक्स। यहाँ मेनी हम मच भी लगा सकते, कुछ लोग कह सकते हैं मच लग जाएगा, लेकिन मच नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पुस्तक को काउंट कर सकते हैं, जिस चीज़ को काउंट करेंगे वो हम मेनी लगाएंगे, और जिस चीज़ को तौलते हैं, तौल करके लेते हैं, जो क्वांटिटी में जो चीज़ होती है उसे हम वहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हाउ मच, हाउ मेनी वाले क्वेश्चन भी बनेंगे आपके, जहाँ पे किसी चीज़ को हम काउंट कर सकें, गिन सकें, वहाँ पे हाउ मनी लगाते हैं, और जहाँ पे किसी चीज़ को काउंट क्वांटिटी में दिखाते हैं वहाँ पे हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ पे मैनी बुक्स आ गया। तो ये अफर्मेटिव बना, देखो इसी फार्मूले पे रखा गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, प्लस ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ये आपका वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म लग गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अगर सेंटेंस बड़ा हो जाएगा तो एक चीज़ और आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? आइए नेगेटिव पे चलते हैं। उसने बहुत सी पुस्तकें नहीं खरीदी हैं, केवल थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है। उसने बहुत सी पुस्तकें नहीं खरीदी हैं। तो केवल एक वर्ड यहां बढ़ गया है, नहीं,
और नहीं कहाँ लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। इस टेंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या किया था कि जब डू डज आप लगाते थे तो उसमें वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते थे। पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या किया, डिड लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमेशा वर्ब की फॉर्म लगी रहेगी जो फॉर्म है, यानी ही आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, और इसी के बीच में नॉट, ही हैज़ नॉट बॉट मेनी बुक्स। एक नेगेटिव और बनेगा, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर 1, नेगेटिव नंबर 2 जिसमें कभी नहीं आता है, उसने बहुत सी पुस्तकें कभी नहीं खरीदी, उसने बहुत सी पुस्तकें कभी नहीं खरीदी या खरीदी है, खाली खरीदी हम लिख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है कभी नहीं। जब कभी नहीं शब्द आ जाए तो इसके लिए हम नेवर क्या यूज़ करते हैं, नेवर का। कहाँ पे, जहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है, जहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है वहाँ पे हम नेवर यूज़ कर देते हैं। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस दो तरह का बन जाता है, यानी ही हैज़ नेवर बॉट many books, he has never bought many books। आ रही बात समझ में? तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तीसरा हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव आप जानते हो दो तरीके का होता है, एक एस आर नो टाइप और एक क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एस टाइप। एस आर नो टाइप में क्या करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। इसी सेंटेंस को एस आर नो टाइप में बनाते हैं, जैसे क्या उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, एग्जाम में वो सेंटेंस क्रॉस कर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, वो 0 नंबर में काउंट किया जाएगा। इसलिए ये मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, यस आर नो टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड जब सबसे पहले आए तो इसे एस आर नो टाइप, इसको मैंने बताया भी था कि एस आर नो टाइप का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में, उसका आंसर आप एक शब्द में दे सकते हो। क्या उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं, आप कह सकते हो नहीं। उसका आपसे कोई पूछे अगर पॉजिटिव आंसर देना है तो आप कह दोगे हाँ। तो एक शब्द में जिसका आंसर दिया जाए वो एस आर नो टाइप का क्वेश्चन होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्लीमेंट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इससे आपका डिसाइड हो गया कि सिंगुलर, अभी तो यहाँ एक साथ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने अकेले यही सेंटेंस आ जाए। आप ये सोचोगे कि क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएं, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा दीजिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सबसे पहले इसके साथ ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। हैज़ ही, सब्जेक्ट के कौन सा है, ही। हैज़ ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, मेनी बुक्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा।
अब इसी का दूसरा, जिसको हम बोलते हैं WH टाइप या डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला। WH क्या होता है? यह डिस्क्रिप्टिव आंसर देता है। डिस्क्रिप्टिव आंसर मतलब पूरा का पूरा आंसर आपको देना पड़ेगा। उसने बहुत सी पुस्तकें क्यों खरीदी हैं, कब खरीदी हैं, कहाँ खरीदी हैं। जब ये चीज़ें आएंगी, इसका मतलब आपको जो चीज़ पूछी कहाँ खरीदी, तो आपको बताना पड़ेगा फला बुक डिपो से या लखनऊ से या इलाहाबाद से। आपको एक शब्द में आंसर नहीं दे सकते, और जब एक शब्द में आंसर जिस चीज़ का नहीं दे सकते, वो आपका WH टाइप का क्वेश्चन होता है। और WH टाइप की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जो क्वेश्चन वर्ड आप इसमें पहले लगाए थे, वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा। अरे बात, जैसे मान लो यही क्वेश्चन वर्ड बीच में अगर आ जाए कि उसने बहुत सी क्या पुस्तकें खरीदी हैं, कौन सी पुस्तकें खरीदी हैं, तो पुस्तक का नाम देना पड़ेगा कि उसने मैथमेटिक्स खरीदा, उसने केमिस्ट्री खरीदा के एन शर्मा का। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर देना होगा। तो इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं, एक पेपर दो। अच्छा, उसने बहुत सी पुस्तकें कब खरीदी हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया? बीच में आ गया है। तो कुछ नहीं करना, जो ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले के आगे आप क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए। इसके ऊपर आप लिखेंगे कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। आपने यहाँ व्हेन कर दिया, और बाकी चीज़ें सेम वही आ जाएंगी। व्हेन, हैज़ ही बॉट मैनी बुक्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका क्या बन गया? इंट्रोगेटिव WH टाइप। पास करो, बड़ा हो जाएगा। तो इसको भी इरेज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें नेगेशन भी हो, इंट्रोगेशन भी हो, प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नॉट का भाव भी हो। तो जैसे क्या, ये भी दो बन जाएगा। अगर दो इंट्रोगेटिव बनेगा तो दो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। क्या उसने बहुत सी पुस्तकें नहीं खरीदी हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्लीमेंट, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, सब्जेक्ट क्या है? ही, नॉट, बट, मेनी बुक्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड बीच में, उसने बहुत सी पुस्तकें क्यों खरीदी हैं। उसने बहुत सी पुस्तकें क्यों खरीदी हैं। तो अब यहाँ पे क्यों, इसी के आगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। व्हाई, यानी सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग, क्यों नहीं, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव बना रहे हैं ना, क्यों नहीं
खरीदी हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो गया, क्योंकि अंग्रेजी हुई, हैज ही नॉट बट मैनी बुक्स और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया, ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब अगला जो है, उसने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं, ये भी इंट्रोगेटिव है। जब कितना, कितने, कितनी आए, उसने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं, ये जो कितना शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए। ध्यान रखना, कितना कितने के साथ आने वाला जो नाउन होता है, इसको साथ में रखते हैं। यहाँ दो कंडीशन है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है आपका पुस्तकें, दूसरा आपको इस क्वेश्चन वर्ड को आगे रखना है। तो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ इस ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, और जो कितने की इंग्लिश डिसाइड होती है वो इस ऑब्जेक्ट के आधार पर डिसाइड होती है, जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर काउंटिंग नंबर में है तो हाउ मैनी यूज करेंगे, और अगर ये अनकाउंटिंग नंबर में है तो हाउ मच यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये काउंटिंग नंबर में है तो यहाँ सबसे पहले हाउ मेनी, और इसके साथ बुक्स को अलग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हाउ मेनी बुक्स। अब इसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, हैज ही बट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो बाट के बाद क्या, मेनी बुक्स आप लगाते थे ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ गया, इधर आ गया। उसने कितना दूध खरीदा है, तो यहाँ हाउ मच आ जाता है, हाउ मैनी की जगह पे हाउ मच आ जाता है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं इसको एक एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ, और वो सेंटेंस आप सुन करके उसे नोट करेंगे। चलिए, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो नोट कर रहे हैं, आप लोग भी उसी तरह से वीडियो देख करके नोट करेंगे। लिखिए, कांति ने कपड़े धो लिए हैं, कांति ने कपड़े धो लिए हैं। नोट कर लीजिए, कांति ने कपड़े धो लिए हैं। सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा, उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है। फोर्थ, वह पानी पीने बाहर गया है। वह पानी पीने बाहर गया है। फिफ्थ,
रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना हो चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना हो चुकी है। रवाना होना मतलब जा चुकना, चले जाना। रवाना मतलब कोई दूसरा चीज़ नहीं, गो से ही इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस है। ये 5 सेंटेंस आपको इसके 6 तो बनाने हैं, और कोशिश कीजिएगा उसमें हाउ मैनी का भी प्रयोग करें, तो एक इंट्रोगेटिव और बनेगा। और नेगेटिव वाले सेंटेंस में नेवर का प्रयोग करेंगे तो एक नेगेटिव और बनेगा। थैंक्स, इतना आप करेंगे। धन्यवाद।